आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं वॉल्केनिसिटी। वॉल्केनिसिटी और वोल्केनो में क्या अंतर है वो पहले जानते हैं। वॉल्केनिसिटी मीन्स वॉल्केनिक इरप्शन के प्रोसेस को हम लोग वॉल्केनिसिटी कहते हैं या वॉल्केनिज्म कहते हैं। वहीं वॉल्केनो जो है, जैसे कि अगर हिंदी में वॉल्केनो को कहे तो ज्वालामुखी, यानी जहाँ से ज्वाला का उद्गार हो रहा है उस प्लेस को हम लोग वॉल्केनो कह रहे हैं, यानी कि ये वेंट का एरिया जो है वो हमारा कहला जाएगा वॉल्केनो। अब हम जानते हैं इसके कुछ अंग, जिसमें से पहला है पार्ट है हमारा मैग्मा चेंबर। मैग्मा चेंबर एक रिजर्वायर है जहाँ पे मैग्मा प्रस्तुत होता है। वहीं दूसरा क्या पार्ट है हमारा वॉल्केनिक पाइप, जिसके थ्रू एक ये हमारा कनेक्टर का काम कर रहा है जो कि मैग्मा चेंबर के मैग्मा को सरफेस तक लाने का काम कर रहा है। तो ये एक कनेक्टर है वॉल्केनिक पाइप, एक पैसेज है जिसके थ्रू मैग्मा चेंबर से मैग्मा ऊपर की तरफ आ रहा है, हॉट मेल्टिंग मटेरियल ऊपर की तरफ आ रहा है। और एक होता है हमारा क्रेटर। क्रेटर जो होता है वो माउथ जहाँ से निकलता है उसको क्रेटर कहते हैं, और क्रेटर जब बड़ा हो जाता है उसको काल्डेरा कहते हैं। और क्रेटर बहुत दिनों तक खाली रहता है और उसमें पानी भर जाए, यानी डिस्टिंक्ट वॉल्केनो में अक्सर ये देखा जाता है कि वह खाली रहता है, गड्ढे के आकृति नुमा बन जाता है और उसमें पानी भर जाता है, तब उसको हम क्रेटर लेक कहते हैं। और ये हमारा आखिरी जो है इस आकार का, इसको हम कहते हैं वॉल्केनिक माउंट। अब हम जानते हैं कौन कौन से प्रोडक्ट हैं वॉल्केनिक इरप्शन की। वॉल्केनिक इरप्शन जब होता है तो कौन कौन चीज़ें बाहर लेके आता है, तो वह तीन चीज़ों को लेके आता है। एक होता है गैस, एक होता है सॉलिड मटेरियल, और तीसरा हमारा होता है लावा। तो गैसेस और वाटर वेपर मिला के ये कंटेन करते हैं 60 to 90%। जब वॉल्केनिक इरप्शन होता है तो 60 to 90% जो है हमारा गैस और वाटर वेपर देखने को मिलता है। और उसके साथ गैसेस में हमारे होंगे हाइड्रोजन, हमारे होंगे कार्बन, ऑक्सीजन, सल्फर, नाइट्रोजन, मीथेन और NH3 अमोनियम। ये सारे हमारे गैसेस देखने को मिलेंगे। वहीं पे जब सॉलिड पार्टिकल्स में हमारा आता है वॉल्केनिक ऐश। ये हम साइज के अनुसार रख रहे हैं और उसके कितना वेट है उसके अनुसार। सबसे छोटा होता है वॉल्केनिक ऐश 22 mm, और दूसरा होता है लेपली। लेपली को हम लोग लिटिल स्टोन भी कहते हैं, जो कि 2 to 464 mm तक होता है, मिलीमीटर तक। और वहीं 64 मिलीमीटर से एवब हो जाएगा तब उसको हम कह देंगे बॉम्ब। ये सारी चीज़ें जब वॉल्केनिक इरप्शन होता है तो फ्रेगमेंटेड मटेरियल, सॉलिड पार्ट वो पृथ्वी के ऊपर आने लगता है। और थर्ड जो मेन हमारा है वो है लावा, लिक्विड पोर्शन में हमारा लावा है। एक बात जान लें कि लावा और मैग्मा में अंतर है। जब वही हॉट मोल्टेन मटेरियल पृथ्वी के अंदर होगा, यानी मैग्मा चेंबर में होगा, तब उसको, या पृथ्वी के अंदर होगा तब उसको हम कह देंगे मैग्मा। वही जब हॉट मोल्टेन मटेरियल पृथ्वी के ऊपर आ जाएगा तब उसको हम कंसीडर कर देंगे लावा। अब हम लावा के टाइप्स को जानते हैं। लावा के मेनली दो टाइप होते हैं, जो कि एसिड लावा और बेसिक लावा लोग कहते हैं, लेकिन यहाँ पे हम तीन टाइप के मेन लावा की बात करेंगे, बेसाल्टिक, एंडेसाइटिक और रायलाइटिक। ये जो डिवीजन किया गया है ऑन द बेसिस ऑफ सिलिका कंटेंट, कितनी मात्रा में सैंड, सिल्ट, बालू ये सब पाए जाएंगे उसके आधार पे किया गया है। एक सैंड सिल्ट जो है हमारा सिलिका कंटेंट, ये डिटरमाइन करेगा कि उसकी वेलोसिटी कैसे होगी, उसका स्पीड और वेलोसिटी को डिटरमाइन करेगा। लावा की जो विस्कोसिटी है वो निर्भर करती है हमारे सिलिका कंटेंट पे, टेम्परेचर पे, गैसेस पे। ये तीन चीज़ पे डिपेंड करती है। जैसे कि हम जानते हैं अगर जिस मात्रा सिलिका का कंटेंट लावा में ज़्यादा होगा वो तो ज़्यादा दूर तक फैल नहीं सकता है। जैसे कि आप देखिए, एक कंटेनर में पानी लीजिए और एक कंटेनर में शहद लीजिए, तो शहद की विस्कोसिटी ज़्यादा है। अगर दोनों को हम फेंक देते हैं तो पानी ज़्यादा दूर तक जाएगा, क्योंकि उसकी विस्कोसिटी जो है वह कम है इन कंपेरिजन टू शहद। तो उसी प्रकार जो बेसाल्टिक लावा है, बेसाल्टिक लावा जो है वह, उसमें सिलिका का कंटेंट सबसे कम होता है। अगर सिलिका का कंटेंट हमारा सबसे कम होगा तो ये ज़्यादा दूरी तक ट्रेवल करेगा, ज़्यादा दूरी तक चलेगा। वहीं पे जब सिलिका का कंटेंट जैसे जैसे कम होता जाएगा वैसे वैसे वो पाथ को हिंडर करेगा, उसकी वेलोसिटी कम हो जाएगी मैग्मा की, और उसकी स्पीड कम हो जाएगी और वो कम दूरी तक ट्रैवल करेगा। उसका जैसे रायलाइटिक है, रायलाइटिक का हमें वर्टिकल जो मूवमेंट है वो देखने को मिलेगा, और हॉरिजॉन्टल मूवमेंट है वो हमें कम देखने को मिलेगा। क्यों हॉरिजॉन्टल मूवमेंट कम देखने को मिलेगा? क्योंकि ये ज़्यादा दूरी तक जा ही नहीं सकता, क्योंकि इसके पास इतना सिलिका कंटेंट होता है और
और वह इतना विस्कोसिटी होती है उसमें कि वह पाथ को हिंडर कर लेता है। जैसे शहद, ये रायलैटिक समझ लीजिए एक शहद है। शहद को अगर हम फेंके और वहीं बेसाल्टिक लावा को एज्यूम कर लीजिए पानी है, दोनों को अगर फेंके तो दूर तक जो जाएगा तो वो जाएगा बेसाल्टिक लावा। रायलैटिक लावा क्यों नहीं जाएगा? क्योंकि इसकी विस्कोसिटी इतनी अधिक है कि वह ज़्यादा दूर तक जा ही नहीं पाएगा। तो अगर देखें, ये वॉल्केनिक हमारा समझ लीजिए वॉल्केनिक इरप्शन हुआ, यहाँ से वॉल्केनिक इरप्शन हुआ। अगर वॉल्केनिक इरप्शन होता है तो हमारा अगर बेसाल्टिक लावा है तो वो बहुत दूरी तक जाएगा, यानी उसका हॉरिजॉन्टल मूवमेंट भी होगा और वर्टिकल मूवमेंट तो होगा ही, हॉरिजॉन्टल मूवमेंट ज़्यादा देखने को मिलेगा। ये हम बेसाल्टिक लावा का बता रहे हैं। वहीं रायलैटिक लावा है निकला तो वो यहीं तक चिपक के रह जाएगा, क्योंकि उसके पास इतनी कैपेबिलिटी नहीं, उसके पास इतना विस्कोसिटी हो जाती है कि वो ज़्यादा दूर तक ट्रेवल नहीं, उसका जो ट्रेवलिंग है वह वर्टिकल के रूप में यहीं चिपक के रह जाएगा, वर्टिकल मूवमेंट देखने को मिलेगा ज़्यादातर। वहीं जो बेसाल्टिक है उसका हमारा देखने को मिलेगा हॉरिजॉन्टल मूवमेंट ज़्यादा। एक तो सिलिका कंटेंट डिटरमाइन करता है कि उसकी वेलोसिटी कितनी है, तो हम एक रिलेशन निकाल सकते हैं, सिलिका कंटेंट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द हमारा स्पीड। अगर लावा का स्पीड हम बढ़ा दें तो अगर तेजी से जा रहा है तो इसका मतलब हुआ कि उसमें सिलिका कंटेंट कम है। वहीं पे अगर लावा की स्पीड धीरे जा रही है तो इसका मतलब है सिलिका कंटेंट उसमें भर भर के है। तो एक सिचुएशन है, एक डिटरमाइनिंग फैक्टर हो गया सिलिका कंटेंट, दूसरा डिटरमाइनिंग फैक्टर हो गया टेम्परेचर। एक समझ लीजिए एक लावा है जिसका जो टेम्परेचर है वो है 1200 डिग्री सेल्सियस, वहीं दूसरा लावा है उसका टेम्परेचर है हमारा 700 डिग्री सेल्सियस। तो दूरी तक कौन जाएगा? जो ज़्यादा वो रहेगा, गर्म होगा, वो ज़्यादा दूर तक जाएगा। क्यों? क्योंकि जब गर्म हुआ उसका 1200 डिग्री सेल्सियस है तो वहाँ का जितना भी सैंड सिल्ट मटेरियल है वो आसानी से हमारा लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट हो जाएगा, और वहीं जिसका 700 डिग्री सेल्सियस है उसका जो है सैंड सिल्ट मटेरियल बहुत कम ही जो है वह लिक्विड स्टेट में हो पाएगा। तो इस वजह से ये दूर तक नहीं जा पाएगा, एक पाथ के रूप में हिंड्रेंस हो जाएगा। वहीं 1250 डिग्री वाला जो लावा है टेम्परेचर का वो ज़्यादा दूरी तक देखने को मिलेगा। इसी आधार पर हम लोगों ने 3 भागों में बांटा, एंडेसाइटिक लावा और बेसाल्टिक लावा और रायलैटिक लावा। अब आपसे एक प्रश्न है कि देखिए ये हमारा क्रस्ट है, ठीक, लावा कहाँ से आता है? मैग्मा चैम्बर से, ठीक, मैग्मा चैम्बर से आया तो सब लावा तो मैग्मा चैम्बर ही से आता है, सब लावा तो मैग्मा चैम्बर से ही आता है। तो ऊपर आने के बाद ये एंडेसाइटिक, बेसाल्टिक और रायलैटिक में क्यों कन्वर्ट हो जाता है? मेनली इसको 2 भाग में लोग बांटते हैं, एक है एसिड लावा, एक है बेसिक लावा, ऑन द बेसिस ऑफ सिलिका कंटेंट। तो आता तो मैग्मा चैम्बर ही से ही है, तो इसको हम लोग 3 भागों में क्यों बांट दिए? इसका कारण जानना होगा। इसका कारण आप लोग बतलाइए, और मैं एक किताब सजेस्ट करूँगा उसमें इसका आंसर लिखा है, उसमें 5 पॉइंट्स उन्होंने मेंशन किए हैं। आप लोगों को इतना जानना नहीं है इसलिए मैं नहीं बता रहा हूँ, अगर आपको फिर भी मन करे तो आप पढ़ सकते हैं। एक है किताब अर्थ डायनेमिक सिस्टम जो कि है डब्ल्यू किनीथ हैम्बल की, उन्होंने इस पे 5 पॉइंट बतलाया कि निकलता तो मैग्मा यहीं से है लेकिन ऊपर जाके ये 3 भागों में क्यों बढ़ जाता है, क्यों किसी में सिलिका कंटेंट ज़्यादा होता है किसी में कम। तो आप ये किताब अगर ज़्यादा जानना हो तो प्रीफर कर सकते हैं। बेसाल्टिक लावा में जो सिलिका का कंटेंट होता है वो 45 to 55% या 50% सिलिका कंटेंट होता है, वहीं पे जो हमारा है एंडेसाइटिक में जो होता है 55 to 65% होता है, वहीं रायलैटिक में हमारा 65 और 75 के ऊपर या उसी के बीच में हो सकता है। और इसका जो टेम्परेचर है हमारा ये 650 से 800 डिग्री सेल्सियस देखने को मिलेगा आपको, 650 से 800 डिग्री, वहीं 800 से 1000, और बेसाल्टिक का आपको 1000 से 1200 डिग्री सेल्सियस देखने को मिलेगा। और इसकी जो विस्कोसिटी है वो हमें देखने को मिलेगी लो, इसकी है इंटरमीडिएट, और इसका हमें हाई विस्कोसिटी देखने को मिलेगा। अब हम चलते हैं, अब हम जानते हैं कि कहाँ कहाँ वॉल्केनिक इरप्शन देखने को मिलता है वर्ल्ड के मैप में, यानी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वॉल्केनिक इरप्शन। तो डिस्ट्रीब्यूशन में पहला है सबडक्शन जोन इन द सर्कम स्पेसिफिक बेल्ट, जहाँ जहाँ बेल्ट का प्लेट का सबडक्शन होगा, हमने प्लेट टेक्टोनिक्स में पढ़ा था, जहाँ जहाँ प्लेट का सबडक्शन होगा वहीं वहीं हमको वॉल्केनिक इरप्शन की घटनाएं देखने को मिलेगी। और प्लेट का सबडक्शन जो होता है ड्यू टू डिफरेंशियल इन होता है डेंसिटी के कारण। और ये प्लेट का सबडक्शन होने से क्या होता है हम वो जानते हैं कि जब एक प्लेट दूसरे के नीचे जाती है तो क्या होता है, एट टेम्परेचर
हम एज्यूम कर लेते हैं कि ये ओशनिक प्लेट है और ये कंटिनेंटल प्लेट है। यहाँ जब ये नीचे जाती है तो जैसे जैसे नीचे जाती जाती है एस्थिनोस्फीयर के पास आते आते इसका टेम्परेचर हमारा 1100 से 1200 डिग्री सेल्सियस। इस स्टेज में कोई भी चीज़ें सॉलिड स्टेट में नहीं रह सकती। तो इसके बाद जब ये इसका सबडक्शन होता है, यहाँ पिघल जाती है, तो यहाँ से ये फोर्स मारती है और यहीं से वॉल्केनिक इरप्शन हमें कंटिनेंट पे देखने को मिलता है। इसका एग्जांपल है हमारा रॉकीज और इंडीज। रॉकीज इंडीज माउंटेन बनने का मतलब है सबडक्शन के बाद अगर उस एरिया में हमें वॉल्केनिक इरप्शन देखने को मिलते हैं तो उसका कारण है वॉल्केनिक आर्क। वॉल्केनिक आर्क का निर्माण इसी तरह होता है सबडक्शन से, और सबडक्शन से ही हमारा जो होता है वॉल्केनिक इरप्शन होता है। जिस जिस जगह प्लेट बाउंड्री में सबडक्शन देखने को मिलेगा वहीं पे हमें वॉल्केनिक इरप्शन की घटनाएं देखने को मिलेगी। तो ये हमारा पहला पॉइंट है सबडक्शन जोन इज सर्कम पैसिफिक बेल्ट। यहाँ पे जो है सबसे ज़्यादा एक्टिव वॉल्केनो देखने को मिलते हैं विश्व में, जिसमें से माउंटेन है सेंट हेलेना, जो कि 1983 में हमारा सबसे बड़ा वॉल्केनिक इरप्शन देखने को मिला था। इस वॉल्केनिक इरप्शन में हिरोशिमा नागासाकी में जो एटॉमिक बम गिराया गया था उसके फोर्स से 500 गुना ज़्यादा फोर्स देखने को निकला था जब इसका वॉल्केनिक इरप्शन हुआ। सबसे ज़्यादा एक्टिव वॉल्केनो जो हमारे पाए जाते हैं सबडक्शन जोन इन सर्कम पैसिफिक बेल्ट, और रिंग ऑफ फायर भी इसको कहते हैं। और एक हमारा है क्राकाटुआ। क्राकाटुआ जब वॉल्केनिक इरप्शन हुआ था तो इसकी आवाज़ जो है इंडोनेशिया से लेके ऑस्ट्रेलिया तक गई थी, जो कि 4800 किलोमीटर दूर है। इतना तेज वॉल्केनिक इरप्शन हुआ था। और वॉल्केनिक इरप्शन जब फटता है लावा, मतलब उसका जो अपर पार्ट है वो डिपेंड करता है आपके लावा पे। अगर लावा रायलैटिक होगा जिसमें सिलिका का कंटेंट ज़्यादा होगा तो उस समय जो हमारा वॉल्केनिक इरप्शन होगा उसमें साउंड रिलीज और हमारा ज़्यादा देखने को मिलेगा इन कंपैरिजन टू बेसाल्टिक लावा। बेसाल्टिक लावा में क्या होगा, क्योंकि वह लिक्विड स्टेट में है तो वो धीरे से निकल जाएगा, यानी कि आराम से बच के निकल जाएगा। वहीं जब रायलैटिक होता है तो उसमें सैंड सिल्ट मटेरियल ज़्यादा मौजूद रहते हैं, इस वजह से वो धक्का दे के निकलता है और वहाँ पे बहुत ज़्यादा विस्फोटक एक्सप्लोजन होने का देखने को मिलता है। तो जब क्राकाटुआ में वॉल्केनिक इरप्शन आया था तो वहाँ पे 60 to 70% आइलैंड जो है वो तबाह हो गया था। ये हमारा था सबसे ज़्यादा जो एक्टिव वॉल्केनो वो इसी जगह पे है। और दूसरा है डाइवर्जेंट जोन। अब हम लोगों ने मिड अटलांटिक रिफ, मिड इंडियन ओशन, इंडियो ऑस्ट्रेलियन डाइवर्जेंस देखने को मिलता है प्लेटों में। तो इस डाइवर्जेंस से, जैसे मिड अटलांटिक रिफ, इस डाइवर्जेंस से क्या होता है, जो नीचे का मैग्मा है वो ऊपर की तरफ आ जाता है और सॉलिडिफाई हो जाता है और नए लैंडफॉर्म का निर्माण करता है। यहाँ पे भी वॉल्केनिक इरप्शन की घटनाएं देखने को मिलती हैं और इसका कारण है सी फ्लोर स्प्रेडिंग। अगला हमारा है इंटरप्लेट ओशनिक वॉल्केनिज्म। जैसे हवाईयन आइलैंड हो गया, दो प्लेटों के बीच में, ना बाउंड्री पे है, ये प्लेटों के बीच में है, इसको हम कहेंगे, ये एग्जाम्पल हो जाएगा हमारा हवाईयन आइलैंड, इसका एग्जाम्पल हो जाएगा इंटरप्लेट ओशनिक वॉल्केनिज्म का। मिड कॉन्टिनेंटल प्लेट, जैसे कि हम लोगों ने देखा डाइवर्जेंस के कारण हुआ, उसी प्रकार अफ्रीका में भी ये देखने को मिलता है मिड कॉन्टिनेंटल बेल्ट। ये डाइवर्जेंस ही के कारण होता है और अफ्रीका में ग्रेट रिफ्ट वैली का निर्माण होता है। और जब दो लैंडमास अपोजिट डायरेक्शन में खींच रहे हैं तो कभी कभी हमें वॉल्केनिक इरप्शन देखने को मिलता है। अब हम अगले लेक्चर में जानेंगे कि कितने प्रकार के वॉल्केनिक इरप्शन होते हैं, टाइप्स ऑफ वॉल्केनिक इरप्शन, टाइप ऑफ वॉल्केनोज के बारे में पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही।